गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार की बात धर्मशास्त्र से लेकर संविधान तक में उल्लेखित है। लेकिन गरिमामयी मृत्यु की मांग पर समाज से लेकर संविधान तक लंबे समय तक मौन रहा है। लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत दी, लेकिन दिशा निर्देश में कुछ उलझने बनी रही, जिसे सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूथेनेसिया पर नए दिशा निर्देश पर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे लिविंग विल में क्या बदलाव किया गया है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, तो उसे जरा आप समझ लीजिए। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्रों का यह डिमांड था कि यह जो ऑफर पहले 50% छूट की दी गई थी उसे आप नहीं ले पाए थे। तो आपके अनुरोध को देखते हुए संस्कृति आईएएस ने इन कोर्सेज पे 50% छूट की ऑफर को 30 जनवरी तक बढ़ा दिया है। तो अब आप विलंब ना करें और ये ऑफर का लाभ उठाइए। 50% तक छूट किन किन कोर्सों पे एक बार मैं बता देता हूँ। जीएस फाउंडेशन लाइव कोर्स, वैकल्पिक विषय हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों पे ही, सीसेट की लाइव कोर्स, एनसीईआरटी की लाइव कोर्स, पेन ड्राइव कोर्स में दो चीजें हैं, जरा समझ लीजिए। प्रीलिम्स जो जीएस और सीसेट दोनों आप लेते रहे हैं उसमें, और वैकल्पिक विषय इतिहास और भूगोल, इन सभी में फिर से 50% तक की छूट जो रही है 30 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो अब ये नहीं बढ़ेगा दोबारा। तो अभी तक जो आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, जल्दी से जल्दी आप इसका लाभ उठा लें। चलिए, अब हम बात करते हैं सीधे कि यह मुद्दा जो हम चर्चा कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया, यूथेनेशिया और लिविंग विल पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है। देखिए, यूथेनेशिया और लिविंग विल पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भी गाइडलाइंस दिया था, लेकिन अब हम इसे देखते हैं कि फिर से इसमें क्या बदलाव किया गया है, क्या बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल क्या कहा गया है, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह जो खबर है सुर्खियों में क्यों है, चर्चा में क्यों आ गया है फिर से। देखिए, व्हाट इज लिविंग विल, लिविंग विल क्या है, एंड द न्यू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर सिंप्लीफाइंग पैसिव यूथेनेसिया प्रोसीजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो यूथेनेसिया का प्रोसीजर है, खास करके यहाँ ध्यान रखना है, भारत में चूंकि पैसिव यूथेनेसिया ही है, तो पैसिव यूथेनेसिया प्रोसीजर के लिए लिविंग विल जो होता था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव किए हैं, कैसे उसे सिंप्लीफाई कर रही है सुप्रीम कोर्ट, इन सब चीज़ों पे हम विचार विमर्श करेंगे। उससे पहले अब मैं एक झलक आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 5 जजों की खंडपीठ ने देश में पैसिव यूथेनेसिया के लिए जो लिविंग विल तैयार किए जाते थे, लिविंग विल की प्रक्रिया जो मौजूदा 2018 के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग था, उसे और आसान बनाने पर सहमति दे दी है। लंबे समय से ये मांग चला रहा था। जब 2018 में भी लिविंग विल तैयार हुआ था तब भी उसे सिंप्लीफाई करने की बात की गई थी, लेकिन तब शुरुआत था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसी वक्त से फिर से मांग किया जा रहा था कि इसे और इसकी प्रक्रिया जो है उसे सरल बना दिया जाए। फाइनली 5 जजों के जो बेंच है उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी किए लिविंग विल के संबंध में। जरा उस पर समझते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूथेनेसिया ये है क्या। यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु क्या है, जरा इसको आप समझ लीजिए। यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु समझने से पहले इसको समझ लीजिए कि हमारी जो संविधान है, हमारी जो सरकार है, वह हमें गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार देती है। ठीक है, यानी कि आप अपने जीवन को पूरी डिग्निटी के साथ जिएं। लेकिन तब क्या हो, जब आप इच्छा मृत्यु की मांग करें, जब आप यह कहें कि मुझे गरिमामयी मृत्यु का भी अधिकार है, लेकिन उस पर फिर संविधान और जो सरकारें, जो प्रशासन सत्ता है, सब मौन हो जाती थी। लेकिन फिर इस पर बात की गई और इसके लेकर कहीं कुछ बातें चली हैं। तो समझ लेते हैं कि यूथेनेसिया का दरअसल मतलब क्या है। देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया हो, बीमारी कोई हो गई हो, मतलब उसकी स्थिति ऐसी है, वो पीड़ा में है कि अब वो सही ठीक नहीं हो सकते हैं, लंबे समय से कोमा में हैं, और डॉक्टर ने कह दिया हो कि देखिए भाई, अब तो भगवान ही बचाएं तो बचाएं, और इनकी स्थिति अब नहीं बच सकती है। उस स्थिति में क्या करता है वह व्यक्ति, अपने इच्छा अनुसार जो है अपने जीवन को समाप्त करने की सहमति देता है, सरकार से इसकी मांग करता है। उसके आधार पर फिर यूथेनेसिया की चर्चा चलती है। अब यूथेनेसिया को समझ लीजिए, यह 2 प्रकार से मुख्यतः होता है, 2 तरह का। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, जब एक्टिव यूथेनेसिया की बात करते हैं तो एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब हुआ, आप जो ये देख रहे हैं सिरिंज, इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय से बीमार चल रहा हो, कोमा में हो, या इससे स्थिति हो जो आप बच नहीं सकते हैं, तो उस व्यक्ति को बाहर से किसी नशीली पदार्थ से या इंजेक्शन दे करके उनके जीवन लीला को समाप्त कर दी जाती है। यानी कि बाहर से कुछ किया जाता है, केमिकल से, इंजेक्शन से, ताकि उनकी जो जीवन लीला है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और जो उन्हें जीवन जीने में अब कष्ट हो रहा था उनसे उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो यह एक्टिव काम हुआ।
पैसिव में क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। पैसिव यूथनेसिया का मतलब ये हुआ, सबसे पहले इसको समझिए कि एक्टिव या पैसिव हो, इस दोनों ही कंडीशन की पहली शर्त यह है कि जो व्यक्ति हैं जिन्हें ये यूथनेसिया दिया जाएगा उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होनी चाहिए, वो एकदम मृत्यु शैया पे हों, इस तरह की चीज़ों को लेकर के। हालांकि एक्टिव यूथनेसिया के अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो लिविंग विल है वो है। भारत में तो एक्टिव यूथनेसिया की चर्चा ही नहीं की गई है, उसको लागू नहीं किया गया है। तो पैसिव यूथनेसिया की बात अगर भारत के संदर्भ में करते हैं या वैसे भी देखें तो एक लाइफ सपोर्ट होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है आईसीयू में भर्ती हैं, ऑक्सीजन लगाया गया है, उन्हें तरह तरह की दवाइयाँ दी जा रही है, तो पैसिव यूथनेसिया में क्या होगा कि उनसे वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हटा लिया जाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है ताकि वो जीवित रह सके, सांस ले सके, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो जाएगी बिल्कुल शांति के तरीके से, और वो जो भी कष्ट हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है उन्हें, उससे वो मुक्ति पा लेंगे। तो इसमें एक्टिव में बाहर से कोई केमिकल या सिरिंज के द्वारा, पैसिव में जो सपोर्ट दिया जा रहा था, देखिए पानी दिया जा रहा है यहाँ पे या फिर ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसको कट कर देना है, ठीक है, वो बंद कर देना है, वह पैसिव हो जाएगा, ठीक है। तो 2018 में इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में पैसिव यूथनेसिया को वैध माना था। 2018 से पहले भारत में पैसिव यूथनेसिया की भी इजाज़त नहीं थी। एक केस की भी हम स्टडी करेंगे कि उसका क्या मसला है, आपको बताएंगे। उससे पहले जरा ये समझिए कि ये लिविंग विल क्या होती है। मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में लिविंग विल पर चर्चा की है, उसके दिशा निर्देशों को सरल करने का कार्य किया है। तो ये समझिए कि लिविंग विल होता क्या है। देखिए, दरअसल ये एक डॉक्यूमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट में कोई भी व्यक्ति, अभी मान लीजिए मैं स्वस्थ हूँ तो मैं चाहूँ तो अपना लिविंग विल तैयार करा के रखवा सकता हूँ। इसके और भी प्रोसेस हैं तो उसको हम डिटेल से देखते हैं। तो एक लिविंग विल में लोग क्या करते हैं, अपने मरने की स्थिति तय कर देते हैं कि अगर मैं इस क्रिटिकल कंडीशन में चला जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं लाइलाज हो जाऊं, तो फिर मेरा इलाज कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया, या लाइलाज हो गया तो फिर मेरी मौत कैसी होगी, ये सब क्या करते हैं एक बिल में, लिविंग विल में लिख करके रख देते हैं। और फिर आगे उस पर जब ऐसी स्थिति उनके साथ होता है तो उस पर काम होता है, जिसमें कोई व्यक्ति यह बताता है कि भविष्य में यदि किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो तो ऐसी हालत में वो उनका इलाज किस तरह से होगा, ये समझना है। गंभीर बीमारी की हालत में अगर व्यक्ति खुद फैसले लेने की हालत में नहीं होता है तो पहले से जो ये लिविंग विल तैयार होता है, ये दस्तावेज जो पहले से है, उसके आधार पे उनके भविष्य का फैसला लिया जाता है कि क्या उनको और जीवित रखना है या फिर उनका सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया जाए, ठीक है। एक पृष्ठभूमि आप समझिए, एक केस स्टडी इस पृष्ठभूमि में हम देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यूथनेसिया की चर्चा भारत में आई, खास करके पैसिव यूथनेसिया जो अभी लागू भी है, यह कैसे मूर्त रूप में आया, इसकी एक पृष्ठभूमि समझिए। आप जानते होंगे एक बहुत फेमस केस है अरुणा शान बाग की। ये मुंबई की रहने वाली थी और एक हॉस्पिटल में नर्स थी। दोस्तों, इनके साथ 1973 में क्या हुआ कि यौन शोषण हुआ था, और इस यौन शोषण इतना क्रूर था और इसका इन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि यह कोमा में चली गई थी। उस समय से लगातार 35-36 साल तक ये कोमा में रही। तो इनकी एक सहेली थी, उन्होंने सरकार और जो है अदालत का दरवाजा बार बार खटखटाया कि इनकी स्थिति इतनी बुरी है तो क्यों ना इन्हें हम इच्छा मृत्यु दे दें, ताकि ये तकलीफ जो झेल रही हैं उनसे इन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन उस वक्त चूंकि हमारे यहाँ पैसिव यूथनेसिया भी नहीं लागू हुआ था, तो ना ही कोर्ट ने ना ही सरकार ने इन्हें इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी। और इस वजह से क्या हुआ कि पूरे 35-36 साल तक ये कष्ट से तड़पती रही, और फाइनली क्या हुआ, इन्हें 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। नॉर्मल मृत्यु, जिस तरह से अस्पताल में थी उसी तरह से फिर ये मृत्यु हो गया, मतलब यूथनेसिया का इस्तेमाल करके नहीं हुआ। यहाँ से मसला हुआ, 2015 में ये चीज़ हुआ था। बातें तो पहले ही चल रही थी, सिविल सोसाइटी को लेकर के इसको मांग कर रहे थे सिविल सोसाइटी के लोग, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट, ये सब चीज़ों पे मांग चल रही थी। सरकार भी सोच रही थी अपने स्तर से, सुप्रीम कोर्ट में भी लंबे समय से मामला चल रहा था। तो वहाँ से 2015 में इनके मृत्यु के बाद इस मसले पर थोड़ा सा तेजी आया काम में। 2018 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के एक बड़ा फैसला लिया, आप कहिए कि एक प्रगतिशील फैसला लिया। इस तरह के फैसलों का सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, नैतिक पहलू जुड़े होते हैं। तो प्रगतिशील फैसला था एक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम जो है यूथनेसिया की इजाज़त देते हैं, लेकिन भारत में यूथनेसिया का जो रूप होगा वो एक्टिव नहीं, पैसिव यूथनेसिया होगा। तो जरा उसको समझते हैं कि 2018 के जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या प्रावधान किया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कोई व्यक्ति हो, एकदम मर ही रहे हो, स्थिति बहुत खराब हो, बीमार रोगी हो, तो उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, यानी कि पैसिव यूथनेसिया दिया जा सकता है। और उसके लिए उन्हें एक लिविंग विल
तैयार करना होगा। लिविंग विल जब वो तैयार करेंगे तो उसके लिए कुछ शर्त है, उस शर्तों को समझिए। यानी कि दो जो है गवाह होना चाहिए जो उपस्थित हो लिविंग विल तैयार करने को लेकर के, और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिए, उनका हस्ताक्षर लिविंग विल पे होना चाहिए, शर्त रखा गया था। कुछ बातें और की गई थी, उसको समझिए। चिकित्सा के विशिष्ट लेकिन विविध क्षेत्रों के 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक बोर्ड गठित किया जाएगा। लिविंग जो विल है उसके संबंध में बात की जा रही है, तो वो बोर्ड गठन होगा। उसके बाद यह तय करेगा कि लिविंग विल को अनुमति देना है या नहीं। अच्छा, आप इसको समझ लीजिए, ये प्रक्रिया 2018 का है तो कितना जटिल है, इसी में बदलाव किया गया है, तो इसकी जटिलता को जरा आपको समझना है। ठीक है, तो यह जो बोर्ड गठित हुआ, यह बोर्ड यह तय करेगा कि लिविंग विल जो उस व्यक्ति का तैयार हुआ था, अब मान लीजिए वो व्यक्ति मृत्यु शैया पे है, तो यह लिविंग विल को इजाजत दिया जाए या ना दिया जाए, ये बोर्ड तय कर रही है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यह मेडिकल बोर्ड जो है उसने इस लिविंग विल की इजाजत दे दी। इजाजत मिलने पर क्या हो जाता है, इसका जो वसीयत है जिला कलेक्टर को उसकी मंजूरी के लिए भेजा जाना था। पहले ऐसा होता था, यानी कि अगर आप डीएम होते तो आपके पास यह काम आता पहले। ठीक है, तो जिला कलेक्टर को भेज दिया। अब जो डीएम साहब हैं उन्होंने क्या किया, जो जिला के मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनको और 3 विशेषज्ञ डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड फिर से बना दिया। ध्यान रखना, एक मेडिकल बोर्ड पहले बन चुका है, इसने अनुमति दे दी है, डीएम के पास आ गया है। डीएम ने जो मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ एक मेडिकल बोर्ड बना दिया, तो 2 मेडिकल बोर्ड हो गया। जटिलता देख रहे हैं आप, तो 2 मेडिकल बोर्ड हो गया। और दूसरा, यह मेडिकल बोर्ड भी अब जो है पूरी तरह से जांच करेगी और जांच करके एक निष्कर्ष पे समझेगी कि ठीक है ये लिविंग विल को अनुमति दे दी जाए, तो इससे सहमत हो जाते हैं। अब यदि सहमत ये बोर्ड हो गई दूसरी, तो ये क्या करेगी, निर्णय अपना प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगी। जटिलता देखिए कितने लेयर से जा रहे हैं हम। ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज देगी। अब ये न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, यह रोगी की जांच करेंगे, ये हॉस्पिटल जाएंगे, देखेंगे कि क्या वाकई स्थिति ऐसी ही है, लिविंग विल में जो बातें बताई गई है, क्या पेशेंट की कंडीशन इतनी खराब है कि उसे उसके लिविंग विल को अनुमति दे दिया जाए। यह जो है मजिस्ट्रेट जाकर के जांच करेंगे। यदि जांच करके ये सही पाते हैं तो फिर ये अनुमोदन दे देंगे, नहीं तो यह लिविंग विल को अनुमोदन नहीं देंगे। तो आप देखिए कितनी जटिल प्रक्रिया ये रही। इस जटिल प्रक्रिया को देखते हुए कई बार ऐसा हुआ, कई ऐसे नैतिक पहलू उभर के सामने आए कि इन सभी प्रक्रिया में काफ़ी वक्त लगा और जो व्यक्ति अपनी पैसिव यूथेनेशिया की मांग कर रहा है वो कई महीनों तक क्या हुआ, अस्पताल में छटपटाते रहे। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत समय से इस पर मांग किया जा रहा था। चूँकि 2018 में आया था, 2023 हो गया, तो ये 4-5 साल में काफ़ी मांग चल रहा था कि भाई इसे सही कीजिए। सुप्रीम कोर्ट भी समझ रही थी इस चीज़ को, और फिर बाद में इस पे काम हुआ भी, इस पे बदलाव कर दिया गया। अब बदलाव करके क्या किया कर दिया गया है उसे समझ लीजिए। अस्पताल और कलेक्टर, ये जो 2 मेडिकल बोर्ड पहले बनाते थे, इसे अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों बोर्ड अस्पताल बनाएंगे। यानी कि अब अगर आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, डीएम साहब बनते हैं, तो आपके जिम्मे जो पहले ये काम आता वो काम आपसे ले लिया गया है और ये अस्पताल को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। ठीक है, यहां समझ गए। अब डॉक्टरों के लिए उस वक्त क्या रखा गया था, 2018 का जो गाइडलाइंस था कि जो डॉक्टर चेकिंग करेंगे, उनकी जो टीम होगी बोर्ड की, वह कम से कम 20 वर्ष का अनुभव हो उनके पास। अब आप ये समझिए कि मेडिकल में 20 वर्ष का अनुभव लेने वाले डॉक्टर की संख्या बहुत कम है। देश में वैसे भी डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है और 20 वर्ष का अनुभव तो और भी कम है, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई करते करते आधी उम्र निकल जाती है, आपने सुना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता था, जो ऐसे डॉक्टर बहुत कम मिल पाते थे, बहुत कम रहते थे, मेडिकल बोर्ड में 5-6 डॉक्टर ऐसे नहीं मिलते थे, तो वो बिल आगे बढ़ ही नहीं पाता था, उस पर काम हो ही नहीं पाता था। तो इसको अभी भी अनुभव रखा गया है, लेकिन अब क्या कहा गया कि जो डॉक्टर होंगे उनका अनुभव अब 5 साल केवल कर दिया गया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट की स्वीकृति लेना पहले आवश्यक होता था। जैसा मैंने पहले भी बताया कि मजिस्ट्रेट अनुमति देते हैं तो ठीक, नहीं तो बिल पास नहीं होगा। अब क्या कर दिया गया कि भाई बोर्ड ने कह दिया, 5 साल के अनुभवी डॉक्टर वाली बोर्ड ने कह दिया दोनों, अब ये हो गया तो मजिस्ट्रेट को आप क्या कीजिए, एक सूचना दे दीजिए। ठीक है, तो इनसे अनुमति लेने की अब जरूरत नहीं है, ताकि प्रक्रिया जो है जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है, अब यहां भी एक काम कर दिया गया। मान लीजिए इस प्रोसेस को सबसे पहले खत्म किया गया, डीएम के प्रोसेस को खत्म किया गया, उम्र सीमा यहाँ जो अनुभव की सीमा थी उसे खत्म किया गया। अब यहाँ जो मेडिकल बोर्ड होता था, यह मेडिकल बोर्ड को लेकर के पहले समय सीमा तय नहीं हुआ करता था, जो कितने दिन में वो लिविंग विल पे अपना फैसला देंगे। इसमें होता क्या था कि कई बार जो पीड़ित व्यक्ति था
जो कोमा में मान लीजिए हैं, तो वो 2-3 महीने तक अस्पताल में रह जाते थे, छटपटाते रहते थे दर्द से, और मेडिकल टीम और ये सब इतनी जटिल प्रक्रिया है कि जल्दी काम हो नहीं पाता था, तो समस्याएं बढ़ती जाती थी। दूसरा एक और कंसर्न था, वो कई रिपोर्ट में आप पढ़ते होंगे, कई आर्टिकल आपने देखा होगा, उसमें एक शंका उत्पन्न ये हुआ था कि ये जो मेडिकल बोर्ड के लोग हैं, क्या इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश है? क्योंकि अधिकांशतः लोग हमारे देश में आप जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो बड़े जो ऑपरेशन या सर्जरी होते हैं या इस तरह के जो जहाँ यूथनेसिया की व्यवस्था हो, ये आपको अधिकांशतः या तो एम्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलेगा। अब वहाँ क्या होता था, बिल बहुत तेज़ी से आ रहा है, पर डे का 40,000 50,000 बिल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ टाइम लग रहा है, मेडिकल बोर्ड जल्दी क्लियरेंस दे नहीं रहा है, तो 10 दिन का हो गया तो 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया बिल बढ़ गया हॉस्पिटल का। तो जो परिजन है उस व्यक्ति के या वो व्यक्ति भी है वो परेशान हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आप ऐसा कीजिए मेडिकल बोर्ड से कि केवल 2 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, जितनी प्रक्रियाएं आपको करनी है 2 दिन के अंदर कीजिए, यानी कि 48 घंटा के भीतर अपना निर्णय आप दे दीजिए, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, अब ये कर दिया गया है। अब देखिए, यदि अस्पताल द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड अनुमति देने से इनकार कर देती है, ऐसा हो सकता है कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड जाकर के मरीज को देखें और फिर इन्हें लगे कि लिविंग विल नहीं पास किया जा सकता है, या फिर किसी और वजह से, देखिए यह एक नैतिक पहलू भी हो जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति मृत्यु की मांग कर रहा है तो उसका व्यक्तिगत तो है ही ये मसला, सामाजिक पारिवारिक मसला तो है ही, लेकिन यह नैतिक मसला भी हो जाता है, तो उससे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए डॉक्टरों की टीम को लगता है कि अनुमति देने की जरूरत नहीं है, तो पहले दरवाजा वहीं बंद हो जाता था, लेकिन एक रास्ता अब खुला रहा है इसमें, और रास्ता ये क्या रहा कि इसके जो परिजन हैं वो पहुंच जाएंगे हाईकोर्ट के पास, और हाईकोर्ट जाके कहेंगे कि हुजूर देखिए कि ये जो व्यक्ति हमारे हैं, ये परिजन हैं हमारे, और ये परेशानी चल रहे हैं, कोमा में चल रहे हैं, और पिछले 1-2 साल से चल रहे हैं, या जो भी समय अवधि है, तो हम ये चाहते हैं कि इनका जो लिविंग विल है उसके आधार पर काम किया जाए और इन्हें पैसिव यूथनेसिया दे दिया जाए, इच्छा मृत्यु दे दी जाए। लेकिन जब हम मेडिकल बोर्ड के पास पहुंचे, तो अस्पताल के दोनों मेडिकल बोर्ड ने इसे खारिज कर दिया, ये मामला आगे नहीं बढ़ा, हाईकोर्ट में ही पहुंच गए, उस राज्य के संबंधित हाईकोर्ट में। ये हाईकोर्ट इन्हें कहेगी कि ठीक है, परेशान मत होइए, ठीक है, हम इस चीज़ को देखते हैं, पुरानी वाली मेडिकल बोर्ड ने क्या किया, आपके बातों को नहीं माना, इसकी में कितनी सत्यता है उसकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, एक नया मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। अब ये नया मेडिकल बोर्ड भी तो 48 घंटे के अंदर ही फैसला देगी ना, तो 1-2 दिन रुक जाइए, ये आप देख लीजिए और फिर गठन करके और फिर देख लेते हैं कि क्या मसला होता है। देखिए, यह समझिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह नैतिक मसला है। तो पहले भी जब 2018 में गाइडलाइंस आया था तो वह प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन जटिल करने का मतलब ये नहीं था प्रशासन का या सुप्रीम कोर्ट का कि हम जानबूझ के उसे जटिल करें ताकि लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। जटिल कोई भी प्रक्रिया तब होता है ना, जब यह होता है कि शंका हो कि कहीं इसका दुरुपयोग तो ना हो रहा हो, क्योंकि यहाँ देखिए, यह जीवन और मरण का सवाल है। अगर सपोर्ट सिस्टम हटा देता है तो वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, उस व्यक्ति की। संभव है विद्वेष में या कोई बदला लेने के लिए या भ्रष्टाचार, पैसा दे करके डॉक्टरों से ऐसा कराया जा सकता था, तो इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल कर दी गई थी लिविंग विल बनवाने की। लेकिन समय के साथ देखा गया कि इससे कुछ परेशानियां हो रही है, जो जेन्युइन लोग हैं उनको ही परेशानी हो रही है, तो उनकी समस्या को दूर करने के लिए फिर से ये सारा गाइडलाइंस हुआ। तो ये सारा मसला है, नैतिक मसला है, तो इसको थोड़ा आपको बहुत आहिस्ते से और आराम से समझना होगा। अब जरा देखते हैं कि भारत में तो जो सुप्रीम कोर्ट ने है उसने पैसिव यूथनेसिया लागू कर दिया। अलग अलग देश में अलग अलग और क्या कानून है उसको समझते हैं। सबसे पहले हम यूरोप चलते हैं। यूरोप एक ऐसा जगह है जहां पर अधिकांशतः देश जो है विकसित देश है। वहां के 2-3 देशों की स्थिति देखते हैं। नीदरलैंड्स ले लेते हैं, लग्जमबर्ग और बेल्जियम, ठीक है। तो ये 3 देश में देखते हैं, यहां पर जो है व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु है और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों की अनुमति जो है यह देश देते हैं। इसका एक टर्म एंड कंडीशन है, जो जैसा कि भारत में अभी है, असहनीय पीड़ा हो रही हो और जिसमें सुधार की संभावना नहीं हो। डॉक्टर ने कह दिया हो कि भगवान बचाएं तो बचाएं, नहीं तो अब संभावना इनके बचने की नहीं है। इस कंडीशन में नीदरलैंड और लग्जमबर्ग और बेल्जियम ये इच्छा मृत्यु की इजाजत देते हैं। चलिए अब चलते हैं, दुनिया का एक खूबसूरत देश है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या है, इच्छा मृत्यु पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ लेकिन एक और टर्म कंडीशन है, उसे समझ लीजिए। अगर स्थिति ऐसी हो कि व्यक्ति बिल्कुल भी अब जीवित रहने की स्थिति में नहीं है, बहुत पीड़ित है, तब तो देखिए वहाँ डॉक्टर या चिकित्सक की उपस्थिति में मरने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में। लेकिन अगर देखें तो नीदरलैंड में इस चीज़ को लगभग प्रतिबंधित ही किया गया है। कनाडा की स्थिति में चलते हैं। देखिए, कनाडा ने
अभी हाल ही में घोषणा किया था मार्च 2023 तक कि मानसिक रूप से जो बीमार रोगी हैं उनको इच्छा मृत्यु और असिस्टेड डेथ की जो है यानी कि असिस्टेड डाइंग की अनुमति दे दी जाएगी। अभी ये लागू नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं मार्च 2023 तक ये बात की गई थी। यानी कि वे लोग जो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, यहाँ ध्यान देने की बात है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है एक तो मसला हुआ, दूसरा वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उन्हें ये इजाज़त दी जाएगी। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की बात की जा रही है। यूएसए का क्या है ना कि राज्य के आधार पे कानून है, 50 राज्य हैं वहाँ, हर राज्य का अपना अपना कानून प्रावधान है हर चीज़ों को लेकर के। तो कुछ राज्यों में तो जो यूथनेशिया का प्रोसेस है उसे लागू किया गया है, लेकिन कुछ राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। जहाँ हम अगर एक दो राज्य देखें तो जैसे कि वाशिंगटन हो गया, ओरेगन हो गया, मोन्टाना जैसे ये कुछ राज्य हैं जो इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं, लेकिन अमेरिका के बहुत सारे राज्य इच्छा मृत्यु की अनुमति नहीं देते हैं। तो देखिए यह तो एक पूरा मसला हो गया। हमने जितना बात किया है, जितने टॉपिक पे बात की है, इस सबसे आप इतना तो समझ गए होंगे कि यह मसला सिर्फ कानून का नहीं है, सिर्फ शासन प्रशासन तक सीमित नहीं है। यह मसला व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति की गर्मामयी जीवन और गर्मामयी जीवन के साथ गर्मामयी मृत्यु, डिग्निटी के साथ वो मृत्यु भी चुन सके, उनके चुनने की स्वतंत्रता की बात है। तो संविधान, अगर भारतीय संविधान को देखें ना तो फंडामेंटल राइट्स में यह भी शामिल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा, साथ ही नैतिकता के पहलू को जोड़ के आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप अपने प्रश्न पत्र 4 पे जाएं, जो एथिक्स का पेपर है, वहां इस तरह के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न भी है वह मेंस का है और इसका जवाब जो है 250 शब्द में लिख के आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जरा इसको देख लेते हैं, प्रश्न हम क्या लाए हैं आपके लिए। यूथनेशिया और लिविंग विल से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले सिंपल यूथनेशिया और लिविंग विल दोनों टर्मिनोलॉजी को आप डिफाइन कर दीजिए। यूथनेशिया के लिए लिविंग विल की प्रक्रिया, ठीक है, में मौजूदा प्रावधानों को बताते हुए हाल ही में हुए परिवर्तनों को बताएं। मौजूदा प्रावधान जो है 2018 की गाइडलाइंस की बात की जा रही है, तो उसके कुछ पॉइंट को बताइए, फिर उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने अभी नया गाइडलाइंस दिया है और क्या सुधार हुआ है, क्या परिवर्तन किया गया है, उसको बताइए। यानी कि ये सब काम आपको 250 शब्द में करना है और करके फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक पे हमने जितनी भी बातें की हैं वो आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में लाभकारी सिद्ध होगा। हम जल्द ही किसी दूसरे टॉपिक पे आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।